हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल हमने मौलिक अधिकार वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। तो आई होप आपने पहली वीडियो इसकी देखी होगी, फर्स्ट क्लास की होगी और आपने नोट्स भी बना लिए होंगे। अब हम बात करते हैं आगे की। उसके अंदर तो मौलिक अधिकार में हमने आगे की बात करनी है। हमने संपत्ति के अधिकार और मतदान के अधिकार के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की थी कल की क्लास में। आज हम बात करते हैं मौलिक अधिकार की विशेषताएं। तो मौलिक अधिकारों की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि मौलिक अधिकार जो हैं वो प्राकृतिक अधिकारों की तरह असीमित या निरपेक्ष नहीं होते। जो मौलिक अधिकार हैं वो प्राकृतिक अधिकारों की तरह असीमित या निरपेक्ष नहीं होते। प्राकृतिक अधिकारों की तरह असीमित या निरपेक्ष नहीं होते। मतलब प्राकृतिक अधिकार क्या है? प्राकृतिक अधिकार मतलब प्रकृति या ईश्वर की देन होते हैं प्राकृतिक अधिकार। तो प्राकृतिक अधिकार प्रकृति या ईश्वर की देन होते हैं और ये जन्मजात होते हैं। और ये प्राकृतिक अधिकारों का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था जॉन लॉक ने। तो जॉन लॉक का कॉन्सेप्ट है प्राकृतिक अधिकार का। तो सबसे पहली विशेषता क्या है कि ये प्राकृतिक अधिकारों की तरह असीमित या निरपेक्ष नहीं होते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि हमने जब प्रस्तावना पढ़ी थी उसके अंदर हमने पढ़ा था कि ये अप्रवर्तनीय है। मतलब हम कोर्ट के अंदर इसको चुनौती नहीं दे सकते। हम कहें कि हाँ प्रस्तावना के इस वैल्यू का उल्लंघन हुआ है तो हम इसे चुनौती दे दें, तो हम इसको चुनौती नहीं दे सकते। तो जो प्रस्तावना की अब हमने देखा प्रस्तावना अप्रवर्तनीय है, लेकिन मौलिक अधिकार जो हैं ये प्रवर्तनीय हैं, यानी कि एनफोर्सिएबल हैं। मतलब ये वाद योग्य हैं, इनके उल्लंघन होने पर हम न्यायालय जा सकते हैं। हमने पहले भी इसके बारे में जब हमने कल की क्लास की थी उसमें हमने ये देखा था कि मौलिक अधिकारों को विशेष संरक्षण दिया गया है। तो उसमें हमने देखा था कि वाद विवाद होने की स्थिति में या इनका उल्लंघन होने के लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये मतलब मौलिक अधिकार जो हैं प्रवर्तनीय हैं या वाद योग्य या न्याय योग्य इसको बोल सकते हैं या एनफोर्सिएबल है। उसके बाद में हम बात करते हैं अगली विशेषता की। तो इसमें कहते हैं कि मौलिक अधिकार जो हैं वो उसका स्वरूप जो है वो नेगेटिव है, मतलब नकारात्मक है। और कुछ मौलिक अधिकार सकारात्मक भी हैं। मतलब नकारात्मक और सकारात्मक का क्या मतलब हुआ? नकारात्मक का मतलब होता है कि हमें कई चीज़ें करने से मना करते हैं। मतलब ये राज्य को रोकते हैं, जैसे लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना, जाति के आधार पर, वंश के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, इसके आधार पर भेदभाव नहीं करना, मना ही करते हैं। और लेकिन कुछ मौलिक अधिकार जो हैं वो पॉजिटिव भी हैं, कि जैसे स्वतंत्रता का अधिकार हो गया कि वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है। और हम कह सकते हैं सम्मेलन या संगठन बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अपने मनपसंद मतलब काम चुनने का अधिकार होना चाहिए। तो इस तरीके से जो मतलब वैसे मूलतः नेगेटिव है, लेकिन कुछ जो मौलिक अधिकार हैं वो पॉजिटिव भी हैं, यानी कि सकारात्मक भी हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ मौलिक अधिकार जो हैं वो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं और कुछ मौलिक अधिकार नागरिकों और विदेशी सबको प्राप्त है। तो कुछ मौलिक अधिकार जो हैं वो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं और कुछ मौलिक अधिकार नागरिकों और विदेशी सबको प्राप्त हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से वो अधिकार हैं। हम आगे सारे आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, एक बार हम आर्टिकल्स के नाम देख लेते हैं, मतलब देख लेते हैं नंबरिंग कौन कौन से हैं। केवल नागरिकों को प्राप्त अधिकार, आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। तो ये जो आर्टिकल्स हैं ये सिर्फ इनके अंदर जो अधिकार वर्णित है वो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। नागरिकों और विदेशी की बात करें तो उसके अंदर आएगा आर्टिकल 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। ये सभी जो आर्टिकल्स हैं इनमें जो अधिकार दिए गए हैं वो नागरिकों और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं। और ये जो अधिकार हैं वो सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही
प्राप्त हैं। उसके बाद हम बात करें कि जो मौलिक अधिकार हैं, मैक्सिमम जो मौलिक अधिकार हैं वो व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं, कि अगर राज्य ऐसा कुछ करता है तो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी भी न्यायालय में जा सकता है। ठीक है, तो मतलब व्यक्ति को राज्य के खिलाफ प्राप्त है मौलिक अधिकार। लेकिन कुछ मौलिक अधिकार जो हैं वो निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी प्राप्त हैं। जैसे हम बात करें निजी व्यक्ति के विरुद्ध कौन सा अधिकार हो गया, जैसे अस्पृश्यता की बात करें आर्टिकल 17 की, तो अस्पृश्यता जो है वो व्यक्ति को निजी व्यक्ति के खिलाफ भी प्राप्त है। लेकिन बाकी सारे जो हैं जैसे आर्टिकल 15 हो गया, 16 हो गया, और ये सारे जो अधिकार हैं, ये सब बाकी जो अधिकार हैं ऑलमोस्ट ज़्यादातर वो व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं। तो जैसे हम बात करें केवल राज्य के विरुद्ध जो मौलिक अधिकार हैं, मतलब केवल राज्य के विरुद्ध जो मौलिक अधिकार हैं वो हो गया आर्टिकल 15 हो गया, आर्टिकल 16 हो गया। और राज्य और निजी व्यक्ति के विरुद्ध कौन से अधिकार है, जैसे आर्टिकल 17 हो गया, आर्टिकल 23 हो गया, 24, आर्टिकल 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार आएगा, तो उसमें हम देखेंगे। तो हमने देखा कि केवल राज्य को कौन कौन से प्राप्त हैं, तो आर्टिकल 15-16, और राज्य और निजी व्यक्तियों को कौन से प्राप्त हैं, आर्टिकल 17, 23, 24। ये जो हैं वो राज्य और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त हैं व्यक्ति को। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि जो मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों की बात की गई थी। मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, और इसके अंदर आर्टिकल 31 जो कि संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, आर्टिकल 31 जो संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, इसको मौलिक अधिकारों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया था। और एक आर्टिकल और आता है, वो आता है 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F। ये भी संपत्ति से रिलेटेड था। इनका लेटर क्या कहता है कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F ये क्या कहता है कि प्रत्येक नागरिक को संपत्ति के अर्जन, व्ययन और धारण की स्वतंत्रता होगी। कि प्रत्येक नागरिक को संपत्ति के अर्जन, व्ययन और धारण की स्वतंत्रता होगी। ठीक है, और आर्टिकल 31 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 31 के बारे में हमने कल भी थोड़ा सा डिस्कशन किया था। हमने इसकी जो ये वर्डिंग है उसके बारे में भी हमने बात की थी कि हाँ, इसके अंदर ये बात कही गई है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। तो अब जो आर्टिकल 31 है उसको भाग 12 जो है संविधान का, और उसके आर्टिकल 300A में संपत्ति का जो अधिकार है वो एक संवैधानिक अधिकार के रूप में दिया है। तो अब संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार ना हो के संवैधानिक अधिकार है। उसके बाद में ये तो चलो हटा दिया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 86th अमेंडमेंट हुआ था, ये हुआ था 2002 के अंदर। तो इसके अंदर संविधान के अंदर एक नया आर्टिकल जोड़ा है, आर्टिकल 21A जोड़ा गया। कौन सा आर्टिकल जुड़ा है? आर्टिकल 21A जोड़ा गया। इसके द्वारा जो है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। इसके द्वारा शिक्षा का जो अधिकार है उसको मौलिक अधिकार घोषित किया गया। मतलब इसके साथ में हम बात करेंगे जब हम DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, उसमें भी एक आर्टिकल है, उसमें भी हम जब मूल कर्तव्य पढ़ेंगे आर्टिकल 51A के बारे में पढ़ेंगे तब उसमें भी अमेंडमेंट किया गया है। तो आर्टिकल 21A जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, जिसमें शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। तो आज क्या देखा हमने? विशेषताएं देखी मौलिक अधिकार की, और साथ ही साथ हमने ये देखा कि नागरिकों को कौन से प्राप्त हैं और विदेशी और नागरिक दोनों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। केवल राज्य के विरुद्ध कौन से अधिकार प्राप्त हैं और राज्य और निजी व्यक्ति के विरुद्ध कौन से अधिकार प्राप्त हैं। और हमने ये देखा कि इन दो आर्टिकल्स को हटाया गया,
लेकिन एक नया आर्टिकल्स 21A इसको जो है जोड़ा गया संविधान में। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास में समझ आया होगा फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।